बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए एकलव्य सीरीज के एपिसोड नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपके लिए क्लास 9th का एनसीईआरटी विज्ञान का मैराथन लेके आए हैं। सिर्फ महत्वपूर्ण चैप्टर्स का 5 महत्वपूर्ण चैप्टर्स का लेके आए हैं जो आपके काम के परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और ये पीआरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6 से 8 साइंस के लिए और टीजीटी साइंस के लिए ये क्लासेस महत्वपूर्ण हैं। आते हैं चैप्टर पे और आज की क्लास में हम जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम जो है ऊतक का चैप्टर है इसके बाद उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। साथ में जो है हम पहला और दूसरा चैप्टर है उसको भी कंप्लीट करेंगे और साथ में इसके अलावा जो है ध्वनि चैप्टर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से परीक्षा दृष्टि से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो आते हैं टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे आपको हम बहुत ही नए एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे जो आज से पहले आपने जो है नहीं सुने होंगे। तो आते हैं, देर ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो अभ्यर्थी नए जुड़े हैं एकलव्य सीरीज के सारे क्लासेस देख लें और साथ में मैथ रीजनिंग की भी क्लासेस ज़रूर देख लें, लिंक दे दिया जाएगा। टॉपिक है द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सब्लिमेशन हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो सॉलिड से गैस में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है किसी वस्तु के, तो सॉलिड से गैस में, ठोस से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है और द्रव्य अवस्था में जाए बिना, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे सॉलिड से गैस, सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया यानी ऊर्ध्वपातन का उल्टा जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, तो गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। निक्षेपण कहते हैं या डिपोजिशन कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। आइए महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण, एक तो आपके सामने ही है कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो पहले हम जो है सब्लिमेशन के उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला आपको कपूर का दिया गया है। दूसरा उदाहरण आपको ध्यान रखना NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। जब आप इंग्लिश की साइंस की एनसीईआरटी बुक देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाली, तो वहाँ पे NH4Cl का यहाँ पे फिगर दिया गया, जैसे यहाँ पे कपूर का दिया गया वैसे यहाँ पे NH4Cl का दिया गया है। फिर इसके अलावा जो है आपको याद रखना है ड्राई आइस का ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। और इसके अलावा बात करें तो जो है नेफ्थलीन बॉल्स, आपने नेफ्थलीन बॉल्स देखे होंगे। तो नेफ्थलीन जो है तो नेफ्थलीन ध्यान रखिएगा, नेफ्थलीन भी ऊर्ध्वपातन का, सब्लिमेशन का उदाहरण है। अगला उदाहरण आपको जो है आयोडीन ध्यान रखना है, आयोडीन ध्यान रखना है। आयोडीन भी किसका उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का है। इसके अलावा आपको जो है मोथ बॉल होते हैं जो टॉयलेट वगैरह में आपने देखे होंगे, जो गोलियां, वाइट कलर की गोली होती है, तो उन गोलियों को रखा जाता है तो वो डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मोथ बॉल भी आप समझ गए होंगे, बाथरूम में रखा जाता है कि स्मेल वगैरह ना आए अमोनिया का। तो NH4Cl, कपूर, ड्राई आइस, सॉलिड CO2 जिसको बोलते हैं, नेफ्थलीन, आयोडीन, मोथबॉल। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, याद रखिएगा। परीक्षा में अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं और हमने आप सारे उदाहरण आपके सामने रख दिए हैं। अगर हम इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा में याद रखना चाहते हैं, वैसे पूछेगा नहीं, निक्षेपण के उदाहरण, तो निक्षेपण के उदाहरण में यही उदाहरण है। तो पहला चीज़ आप ध्यान रखिए, आयोडीन का निक्षेपण भी होता है, तो आयोडीन का ऊर्ध्वपातन भी होता है, निक्षेपण भी होता है। NH4Cl का ऊर्ध्वपातन भी होता है, निक्षेपण भी होता है। इसके अलावा जो नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन भी होता है, निक्षेपण भी होता है। और इसके अलावा जो है कैम्फर कपूर का भी ऊर्ध्वपातन होता है और साथ में जो है निक्षेपण होता है। तो ये दोनों तरफ के एग्जाम्पल हैं, ऊर्ध्वपातन के भी और निक्षेपण के भी। ये 4 एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, दोनों के उदाहरण हैं। इसके अलावा ड्राई आइस ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, मोथ बॉल्स याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे ठोस CO2 के बारे में, सॉलिड CO2 के बारे में बताया गया कि इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, तो ध्यान रखिएगा, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, 1 ATM हो, तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी, कब होता है ऐसा, वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, 1 ATM प्रेशर हो, तो ठोस CO2 जो होता है, सॉलिड CO2 होता है, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। और यही कारण है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। और ये किसका उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का, सब्लिमेशन का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी बताया गया। तो ठोस से जब हम गैस की तरफ जाएंगे डायरेक्टली तो ऊर्ध्वपातन कहलाया जाएगा, गैस से जब हम ठोस की तरफ आएंगे डायरेक्टली तो निक्षेपण कहलाएगा। और इसके अलावा PRT में जितना बताया जा रहा है, PRT वालों को उतना समझना है, उतना ध्यान रखना। इसके अलावा 6 से 8 और 9 से 10 वालों को, साइंस वालों को, ये सारा जितना इसमें हमने अलग अलग जगह पे हाईलाइट किया, आपको कंप्लीट पढ़ लेना है PDF के माध्यम से। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उसको कवर कर ले रहे हैं यहाँ पे। अब आते हैं वाष्पीकरण पे। वाष्पीकरण किसके कहते हैं, तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण की परिभाषा याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार परीक्षा में। तो जो है क्वथनांक से कम होने पर, क्वथनांक किसको बोलते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर जब द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। पहला है वाष्पीकरण की दर जो है सतह क्षेत्र बढ़ने पर बढ़ती है। तो सतह क्षेत्र के बढ़ने पर बढ़ती है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, तो ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण एक सरफेस फिनोमिना है, सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए अगर उसको मोड़ के रखे रहते हैं तो कपड़ा नहीं सूखता, लेकिन अगर उसको हम पूरी तरीके से फैला देते हैं, यानी उसका सतह क्षेत्र बढ़ा देते हैं, तो जो है आसानी से सूख जाता है, आसानी से वाष्पीकरण हो जाता है। तो वाष्पीकरण जो है सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। फिर अगला है तापमान में वृद्धि। तो तापमान बढ़ने पर भी जो है वाष्पीकरण तेज़ी से होता है, ये आपको क्लियर है। आर्द्रता में कमी जब रहती है तब भी तेज होता है। फिर वायु की गति में अगर वृद्धि है, हवा तेज चल रही तब भी, ये सब आपको वैसे भी पता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है, ये महत्वपूर्ण है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता आ जाती है। तो ये रीज़न ध्यान रखिएगा, पूछा गया है एग्जाम में। तो वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा कम हो जाती है, तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के जो कण होते हैं वो आसपास के ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, और आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता आती है। अब जैसे आपने एसीटोन देखा होगा कई लोगों ने, तो इसके जो है जब नाखून की पॉलिश को हटाने के लिए जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जब ये आपके हथेली पर या उसके आसपास से जो है जाता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है, और इसके वाष्पीकृत होने के कारण आपको हथेली पर शीतलता महसूस होती है। आपने कई बार गौर किया होगा जो लोग नेल पॉलिश यूज़ करते हैं। फिर है कि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो है कई बार छत वगैरह पे जो है जल छिड़कते हैं, तो उसका कारण क्या होता है कि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतलता प्रदान करती है। फिर गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, तो इसका रीज़न आपको पता है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि वाष्पीकरण की जो प्रसुप्त ऊष्मा होती है के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे हमारा शरीर शीतल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक को समझते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहलाता है। तो न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे हम जो है उस ठोस का गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ़ का गलनांक कितना है, तो ध्यान रखिएगा, बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है।
तापमान समान क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा का खेल होता है उसमें, और कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है, और ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ अवशोषित कर लेती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि बर्फ़ जो है गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। तो इसका कारण यहाँ पे बताया गया कि ऊष्मीय ऊर्जा बर्फ़ को बर्फ़ अवशोषित कर लेती है, और यहाँ पे माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री छुपी रहती है, इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो लेटेंट हीट आपसे परीक्षा में पूछा गया है बीपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे बोलते हैं? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे बोलते हैं? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की मान होती है, आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं यहाँ पे आपको एलपीजी के बारे में बताया गया। तो एलपीजी के बारे में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एलपीजी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। ब्यूटेन 60% रहता है, और इसके अलावा प्रोपेन, कई बार प्रोपेन भी उदाहरण एग्जाम्पल में दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा ब्यूटेन और प्रोपेन मुख्यतः पाया जाता है। अगर ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों है तो दोनों ऑप्शंस में आ जाएंगे। तो एलपीजी में ब्यूटेन गैस और प्रोपेन गैस पाई जाती है। इसके अलावा जो सीएनजी होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो सीएनजी में ध्यान रखिएगा मुख्यतः मीथेन होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन वगैरह होता है, वो सब बहुत कम मात्रा में होता है, मुख्यतः मीथेन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप यहाँ से जो है पढ़ लीजिएगा जो हमने अभी आपको बताया है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे सारांश के रूप में अंत में दिया रहता है चैप्टर को, तो एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बस उन्हीं को ही कराया जाएगा। चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आते हैं इसमें विलयन के बारे में समझते हैं। विलयन क्या होता है? सॉल्यूशन। तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो ध्यान रखिएगा विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। फिर जो है ध्यान रखिएगा जो विलयन होता है, ठोस विलयन भी होता है। जैसे ठोस विलयन किसको बोलते हैं? उदाहरण मिश्र धातु, एलॉय आपने पढ़ा होगा। तो जो एलॉय होते हैं ये किसके उदाहरण होते हैं? ठोस विलयन के, क्योंकि इसमें ठोस दोनों चीज़ों का जो है विलयन होता है। जैसे धातु का विलयन होता है, तो ठोस विलयन भी होता है, गैसीय विलयन भी होता है। गैसीय विलयन का उदाहरण कौन सा है? वायु होता है, तो गैसीय विलयन का उदाहरण वायु है। आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातु की बात करें, यहाँ पे आपको पीतल का उदाहरण दिया गया है। तो पीतल के बारे में ध्यान रखिएगा, जिसको ब्रास बोलते हैं इंग्लिश में। तो पीतल में जो है जिंक लगभग 30% पाया जाता है, और इसके अलावा कॉपर लगभग 70%। तो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा जो है आपको जो है ब्रॉन्ज का याद रखना है। पीतल के अलावा आपको जो है ब्रॉन्ज का याद रखना है, ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज में बात करें तो ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टिन का होता है, तो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है ब्रॉन्ज। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील का आप ध्यान रख सकते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया। स्टेनलेस स्टील में कार्बन भी पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निकल वगैरह भी रहता है उसमें। आप कमेंट करके बताइए क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, उसमें जो है कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। 2 हमने आपको बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण बताए गए हैं आपको, जैसे यहाँ पे आयोडीन और अल्कोहल का विलयन टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। तो ये परीक्षा में पूछा गया है कई परीक्षाओं में कि टिंचर आयोडीन किसे बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आयोडीन और अल्कोहल का जो विलयन होता है, उसे टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। यहाँ आयोडीन विलेय होता है और अल्कोहल जो है विलायक होता है। फिर अगर बात करें जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम पीते हैं, तो उसमें जो है तरल विलयन के रूप में गैस के रूप में होती है। तो वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय तथा जल विलायक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय में होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए बोलते भी हैं कई लोग कि कोल्ड ड्रिंक को जो है जैसे ओपन करे तुरंत पी लेना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है टेस्ट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मिली होती है, तो ध्यान रखिएगा। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती है। फिर वायु की बात करें तो वायु गैस में गैस का विलयन है, और यहाँ मुख्यतः 2 घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है।
नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। तो नाइट्रोजन को ध्यान रखिएगा, कौन सी गैस को वायु का विलायक कहा जाता है? तो नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। विलयन के गुण कौन से होते हैं? तो विलयन समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण जो है गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। विलयन की सांद्रता, अब यहाँ पे बात करें संतृप्त विलयन के बारे में समझते हैं। तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्षमता होती है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि किसी भी तापमान पर, मान लीजिए रूम टेम्परेचर है, तो उस पर जो है जितना क्षमता होगी विलयन की उतना ही जो है विलय पदार्थ उसमें घुल सकता है। और दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम संतृप्त विलयन बोलते हैं। और विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में एक विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन बोला जाएगा। फिर यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता, वहाँ पदार्थ की मात्रा था, यहाँ पदार्थ की सांद्रता है, संतृप्त स्तर से कम हो तो भी उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो विलायक की मात्रा, द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब आते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है, निलंबन क्या होता है? तो विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। तो जो है ध्यान रखिएगा कि विषमांगी घोल यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होता है वो जो है मिलता नहीं है सॉल्यूशन से। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण में नहीं घुलते हैं, विलय पदार्थ कण नहीं घुलते हैं, माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। यह निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे चौक को कभी भी पानी में मिलाइए, चौक इन वाटर, तो जल में जब चौक को मिलाते हैं तो मिलता नहीं है, दिखता रहता है। तो ये जो है एक निलंबन का उदाहरण है जिसको इंग्लिश में सस्पेंशन बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं? तो यह विषमांगी मिश्रण होता है, कई बार पूछा गया है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उनका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जैसे चौक का उदाहरण है, नीचे बैठ जाता है, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अब कोलाइडल विलयन आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, तो कोलाइडल विलयन को समझ लेते हैं। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे देख नहीं पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोलाइडल कण भी प्रकाश के किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश कोलाइडल कणों के द्वारा प्रकाश की किरण का फैलाना, इस प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और टिंडल प्रभाव का एक्सपेरिमेंट कैसे देखा जा सकता है? तो एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा एक छोटा सा होल हो, जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया। और दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है, याद कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो दूध और पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। कॉपर सल्फेट का सलूशन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। और टिंडल प्रभाव को हम कब देख सकते हैं? जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तब हम वहाँ टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। तो ये भी उदाहरण ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब यहाँ पे कोलाइड्स के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फिर है कोलाइड के गुणधर्म क्या है? तो यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, सस्पेंशन की तरह ही। कोलाइड के कणों का आकार छोटा होता है, पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। और जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं और ये अस्थायी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अस्थायी होते हैं, एक बार बैठ गए तो बैठे ही रहेंगे। जैसे चौक सस्पेंशन का जो उदाहरण होता है उसमें ऐसा नहीं होता, वो अस्थायी होता है। और ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, ये फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पे आते हैं। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण और देख लीजिएगा, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स कट कर दिए गए तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। एंथ्रासीन, तो ध्यान रखिएगा, एंथ्रासीन जो है जो सॉलिड पदार्थ होता है, ये भी जो है एंथ्रासीन सॉलिड पदार्थ होता है, ये भी जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दर्शाता है। बाकी और अन्य उदाहरण हमने आपको पहले बता दिए हैं। अब आते हैं यहाँ पे
यहाँ पे तत्वों के बारे में समझते हैं। पहले तत्व के बारे में बात करें तो रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे। तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस 1661 में सर्वप्रथम बार तत्व शब्द का प्रयोग किया था। और इसके अलावा जो है एंटोनी लॉरेंस या एंटोनी लेवोशिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था। तो ध्यान रखिएगा, तत्व की परिभाषा सबसे पहले एंटोनी लेवोशिए ने और तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट बायल ने किया था। फिर धातुओं के बारे में तत्वों को हम धातु और अधातु में बांट सकते हैं, उपधातु भी होते हैं। तो धातुएं प्रायः दिए गए निम्न गुणधर्मों में से सभी या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। तो धातुओं के गुणधर्मों को एक बार हम देख लेते हैं, हमने कई बार देखा है। तो यह चमकीली होती है, तो धातु चमकीले होते हैं, चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग के होते हैं, ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो धातु ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, तन्य होते हैं, इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध होती हैं, इन्हें पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, सोनरस होती हैं, आवाज़ करती हैं जैसे मंदिर की घंटी। फिर है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब धातु के उदाहरण है। और पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य होता हो, तो ये आपसे परीक्षा में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, पारा एकमात्र धातु है जो धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, अधातु के बारे में पढ़ते हैं। अधातु दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। तो अधातुओं का, नॉन मेटल्स का, तो विभिन्न रंगों की होती हैं, ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होते हैं। उदाहरण है यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब अधातु के उदाहरण है। और कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच में होते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है, मेटोलॉइड कहा जाता है। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये उपधातु मेटोलॉइड के उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में है। तो ये याद रखिएगा कि 11 तत्व कुल ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में है। इसके अलावा बात करें तो 2 तत्व कौन कौन से? पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव्य है। तो पारा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य है, ब्रोमीन अधातु है। तो ब्रोमीन आपसे ये भी पूछा गया है कि कौन सा अधातु जो है कमरे के तापमान पर नॉन मेटल जो है कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है। तो आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन को रेड लिक्विड भी बोला जाता है। और पारा जो है धातु है, मेटल है, ये जो कमरे के तापमान पर द्रव्य है। ब्रोमीन अधातु है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है आपसे प्रश्न पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, गैलियम तथा सीजियम ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव्य अवस्था में आ जाते हैं। तो गैलियम और सीजियम जो है ये कमरे के तापमान से थोड़ा सा अधिक तापमान होता है तो ये द्रव्य अवस्था में आ जाते हैं। इनको अगर हम अपने जो है हथेली पे रखेंगे तो ये गलने लगते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि इनका जो है थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है रूम टेम्परेचर से, तो ये गैलियम और सीजियम जो है, तो ध्यान रखिएगा गैलियम और सीजियम कमरे के तापमान से थोड़ा अधिक तापमान होने पर द्रव अवस्था में आ जाते हैं, पिघलने लगते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन गैस H2 गैस रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता। तो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, इसका कोई गंध नहीं होता है, और ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील का मतलब आग पकड़ सकती है हवा में। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में 3 प्रॉपर्टी, पहला रंगहीन है, गंधहीन है, ज्वलनशील है। और यहाँ पे बताया गया कि ज्वलनशीलता ना चेक करने लगे क्लास में, बच्चों के लिए बताया गया, क्योंकि अब तो आप बच्चे रहे नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाना है आपको। अब आते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में। आपको यहाँ प्रॉपर्टी दी गई है, H2S बोलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में ध्यान रखिएगा, ये रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में कि निम्नलिखित में से किस गैस की गंध जो है सड़े हुए अंडे जैसी होती है। तो आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे जो है कुछ मिश्रण और यौगिक के बारे में बताया गया, तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी इस क्लास से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे हमने आपको बता दिए। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं, ध्वनि पर। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ध्वनि, साउंड है, और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। आते हैं पहले महत्वपूर्ण टॉपिक को पहले हम कवर करेंगे। यहाँ पे जो है पहला चीज़ है आपका ध्वनि का संचरण। तो द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाती है। और ध्यान रखिए ध्वनि, साउंड जो है ठोस, द्रव्य और गैस तीनों से ट्रैवल कर सकती है। तो साउंड की क्वालिटी होती है साउंड वेव्स की। तो ध्वनि तरंगे या ध्वनि जो है ठोस, द्रव्य और गैस तीनों से संचरण कर सकती है, तीनों ही माध्यम में जो है ट्रैवल कर सकती है। ध्वनि तरंगों के बारे में ध्यान रखिएगा 2 चीज़ें कि ध्वनि तरंगे एक तो यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो ध्यान रखिएगा ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है।
और ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। फिर बात करें तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था पी वेव्स, तो जो पी वेव्स होती हैं वो ध्वनि तरंगों की तरह काम करती हैं। तो पी वेव्स भी जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। जो एस वेव्स होती हैं, एस वेव्स जो होती हैं, एस वेव्स की बात करें तो एस वेव्स जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछा भी गया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको रिलेट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। और अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है, तो माध्यम के जो कण होते हैं उनका विस्थापन जो होता है वो विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, लेकिन विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती हैं, अतः ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, तो तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते हैं, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। तो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था में ऊपर नीचे कंपन करते हैं, और इस प्रकार की तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग होती है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। जैसे उदाहरण आपको देखना हो अनुप्रस्थ तरंग का, तो तालाब में पत्थर का टुकड़ा जब फेंकते हैं बहुत तेज़ी से, तो जल की सतह पर दिखाई देने वाली जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण होती हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो ध्यान रखिएगा। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। और प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण की बात करें तो आवृत्ति, आयाम और वेग। आगे बढ़ते हैं। दो क्रमगत संपीड़नों अथवा दो क्रमगत विरलनों के बीच की जो दूरी होती तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य को साधारणतः लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर। तो ध्यान रखिएगा, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, मीटर होता है, और लैम्डा से इसको जो है डिनोट किया जाता है। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, तो इनकी बात करें तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का खोज किया था। आप में से कई लोग इससे पहले कन्फ्यूज रहे होंगे, तो आज वो डाउट क्लियर कर लेते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की गई थी। ये प्रश्न पूछा गया कई बार परीक्षा में। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने। और इसके स्टडी के लिए तो ध्यान रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की थी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की थी, तो उसके लिए उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की जब बात करेगा तो आपका आंसर होगा हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं के सम्मान में जो है आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रतिध्वनि को समझते हैं, जिसको इको कहते हैं, इंग्लिश में इको कहते हैं। तो प्रतिध्वनि क्या होता है, तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है। स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी क्लियर इको सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्पष्ट प्रतिध्वनि अगर सुनना है आपको, तो मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी जो है 17.2 मीटर होनी चाहिए कम से कम। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए, क्लियर इको सुनने के लिए अवरोधक की जो ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी है वो कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर। जैसे हम यहाँ पे लखनऊ में रहते हैं, तो यहाँ पे साइंस सिटी है। साइंस सिटी में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो है ऐसा सिस्टम बनाया गया है, इतनी ही दूरी पर 17.2 मीटर की दूरी पर आप यहाँ से आवाज़ कीजिएगा तो इधर आवाज़ आपको सुनाई देगा। आप धीरे से नाम बोलिएगा तो इधर धीरे से नाम सुनाई देगा। तो किस वजह से, इको का, प्रतिध्वनि का प्रयोग वहाँ पे किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुरणन क्या होता है, तो वह बारंबार प्रवर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है, अनुरणन कहलाता है। जब किसी बड़े सभा या बड़े हाल में अत्यधिक अनुरणन होता है, साउंड बार बार गूंजता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। और अनुरणन को कम करने के लिए भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर, ये सब लगाया जाता है। सीटों का भी चुनाव इसी आधार पर किया जाता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर। पहले हम ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम महत्वपूर्ण टॉपिक पाएंगे श्रव्यता का परिसर, जहाँ से आपसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स मतलब पूछा गया, कई सारे सवाल पूछे गए। पहले हम ध्वनि के बहुल परिवर्तन को समझ लेते हैं। तो ध्वनि का जो
मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है उसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो मेगाफोन और लाउड स्पीकर में, हॉर्न तथा तूर तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा चीज़ है स्टेथोस्कोप। आप जानते हैं स्टेथोस्कोप में जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परिवर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो बहुल परिवर्तन का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा, ध्वनि का बहुल परिवर्तन का उपयोग का उदाहरण है ये। कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं। परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए ताकि। अब आते हैं टॉपिक पे मेन, जहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, श्रव्यता का परिसर। तो आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर कितना होता है, तो आंसर होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है ध्वनि की श्रव्यता का परिसर होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते होते हैं तो 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। तो 25 हर्ट्ज तक की भी ध्वनि कुत्ते सुन सकते हैं। फिर है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। याद रखना आपको कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। फिर है आपको ध्यान रखना, राइनोसेरस जो गैंडा होता है वो 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। तो राइनोसोरस जो है वो अवश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करता है, ध्यान रखिएगा। वेल और हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो राइनोसोरस, वेल और हाथी, 3 उदाहरण ध्यान रखिएगा, अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, प्रयोग करते हैं इनका। फिर आते हैं भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य तरंगें ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं जो संभवतः जंतुओं को सावधान करती हैं। तो ये ध्यान रखना कि भूकंप के मुख्य प्रघाती तरंग, जो भूकंप के जो तगड़े तरंगें आती हैं उनसे पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य तरंगें आती हैं, ध्वनियाँ आती हैं, जिससे जानवर अलर्ट हो जाते हैं और इससे जो है सावधान हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अवश्रव्य को इंफ्रासाउंड। अब आगे बढ़ते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं या इंफ्रासाउंड बोलते हैं। फिर अगला है 20 किलो हर्ट्ज से, यानी 20,000 हर्ट्ज बोले चाहे 20 किलो हर्ट्ज बोले, तो 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती है उनको हम पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं या पराध्वनि कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, अल्ट्रा साउंड बोलते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन से जंतु जो है पराध्वनि या पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं। तो डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोइज, याद रख लीजिए, डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। बाकी हम इस टॉपिक को शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको समझा देंगे, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम आपको लिस्ट यहाँ पे बता दे रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए। श्रव्यता का परिसर होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी बोला जाता है। तो ये हो गया ऑडिबल रेंज हो गया। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड बोलेंगे। तो पराश्रव्य हो गया, ये पराश्रव्य ध्वनि हो गया, उदाहरण आपने देख ही लिए हैं। और अगर 20 से कम होगा, लेस देन 20 हर्ट्ज होगा, 20 से कम होगा, तो उसको जो हम अवश्रव्य बोलेंगे, इंफ्रासाउंड बोलेंगे, अवश्रव्य बोलेंगे। तो 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। एक बार उदाहरण फिर से वो बता दे रहे हैं। राइनोसोरस 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित कर सकता है। वेल और हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो वेल और हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा बात करें तो डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज जैसे जंतु जो है ये पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं। इसके अलावा जो है जो स्लभ होते हैं, चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न किए गए उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो इस प्रकार वो स्वयं को पकड़े जाने से बचा भी लेते हैं। तो जैसे कुछ प्रजाति की स्लभ जिनको मॉथ्स बोलते हैं, तो उनका शिकार करते हैं चमगादड़, तो मॉथ्स को भी पता चल जाता है। तो ऐसे, और इसके अलावा चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। तो चूहों का भी ध्यान रखिएगा, पराध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पराध्वनि के अनुप्रयोग बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आइए देख लेते हैं एक एक करके। पराध्वनि के अनुप्रयोग, अल्ट्रासाउंड के उपयोग कौन कौन से हैं। तो पहला चीज़ है, पराध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं। पराध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। तो अगर अवरोध भी होगा तो भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। इनका पहला जो है इस्तेमाल क्या होता है, तो पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जहाँ पर पहुँचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली हो
विषम आकार के पुर्जे हों, इलेक्ट्रॉनिक अव्यय हों, तो इनकी सफाई के लिए पराध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर है पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों, पिंडों के में दरार तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। जैसे बड़े बड़े भवन पुल मशीन के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ गया है, कोई दरार वगैरह आ गया है, तो उसका हम कैसे पता कर सकते हैं? पराध्वनि का उपयोग करके। फिर है पराध्वनि तरंगों का हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है और इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ईसीजी आपने सुना होगा, कई लोगों ने गए होंगे, जानते होंगे। तो पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो पराध्वनि तरंगों का यहाँ भी इस्तेमाल होता है, ईसीजी में भी। फिर है पराध्वनि संसूचक। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक भागों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस संसूचक से जैसे यकृत, पित्राशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा यह संसूचक शरीर को असमानताएं जैसे पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों में अर्बुद, जिसको ट्यूमर बोलते हैं, पता लगाने में सहायता करता है। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगे शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं, इस स्थान से परावर्तित होती है जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। और इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। और अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से हम इन जो है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके जो है इन सब चीज़ों की जांच करते हैं, जो हमने अभी चर्चा किया है। इसके अलावा गर्भकाल में भ्रूण की जांच और उसके जन्मजात दोषों को भी जो है वृद्धि में अनियमितताओं का पता लग जाए, अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लगता है। फिर है पराध्वनि का उपयोग कर गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। तो जो गुर्दे का ऑपरेशन होता है, तो जो छोटी पथरी होती है तो उसके बारीक कणों में तोड़ने में किया जाता है और ये कण बाद में मूत्र के साथ में बाहर निकल जाते हैं, तो पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण उपयोग थे। अब आते हैं यहाँ पे जो है सोनार के बारे में आपको दिया गया, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी ने हटा दिया, जो नया सिलेबस दिया, तो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं सोनार के बारे में। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये आपको ध्यान रखना है। और सोनार ऐसा डिवाइस होता है, सोनार ऐसा यंत्र होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करता है। तो अल्ट्रासोनिक, तो ध्यान रखिएगा, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है, पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स का पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। और ये डिस्टेंस, दूरी, दिशा और साथ में जो है अंडर वाटर, जो पानी के अंदर जो वस्तुएं रहती हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का ध्यान रखिएगा, समुद्र के अंदर जनरली किया जाता है। तो डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की, तो इनका पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। फुल फॉर्म में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो है बात करें सोनार टेक्निक का, तो सोनार टेक्निक का उपयोग जो है समुद्र में गहराई, समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए भी किया जाता है, गहराई पता लगाने के लिए किया जाता है। और अंडर वाटर, अगर समुद्र के अंदर जो है कुछ जो पहाड़ होते हैं छोटे छोटे, तो पहाड़ वगैरह के बारे में, घाटी वगैरह के बारे में, जो पानी के अंदर जो है जलमग्न होते हैं। आइसबर्ग जानते हैं आप लोग, जो बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जो पानी पर तैर रहा होता है, तो आइसबर्ग वगैरह के बारे में पता लगाने के लिए, जो डूबे हुए जहाज होते हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा रडार के बारे में, तो रडार के बारे में ध्यान रखिएगा। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार में हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, नाम से ही आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप कमेंट करके एक अच्छा सा उदाहरण बता सकते हैं रडार का। अब आते हैं अगले चैप्टर पर, जीवन की मौलिक इकाई। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति थे। 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। तो सेल की डिस्कवरी, सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने, ध्यान रखिएगा, जिस कोशिका की खोज की थी ये मृत कोशिकाएं थी। तो मृत कोशिकाओं की इन्होंने खोज की थी, मृत कोशिकाओं की खोज की थी। अभी हम समझेंगे कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की है, मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था।
लीवेनहॉक, तो लीवेनहॉक का नाम ध्यान रखिएगा। लीवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। तो ध्यान रखिएगा, जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया था? जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? कोशिका में, सेल में न्यूक्लियस की खोज, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सब नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। फिर जेई पुरेकांज थे, तो जेई पुरोकांज ने क्या किया था? 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। तो जेई पुरोकांज नाम के व्यक्ति ने कोशिका में जो स्थित तरल जैविक पदार्थ होता है उसको जीव द्रव्य का नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। फिर दो व्यक्ति हैं, एम स्लीडन और टी स्वान। तो एम स्लीडन और टी स्वान का नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने कोशिका सिद्धांत बताया था। तो प्रश्न पूछे सेल थ्योरी किसने दिया था? तो एम स्लीडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत बताया था। और इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं और जीवन की मूलभूत इकाई हैं। फिर बिरचो नाम के एक व्यक्ति थे, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इन्होंने बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। तो यहाँ पे आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, एम स्लीडन और टी स्वान का। इन्होंने सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, महत्वपूर्ण है। पुरोकांज ने जो है कोशिका में जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का, न्यूक्लियस का पता लगाया है। लीवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की है, तो ध्यान रखिएगा। और कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था 1665 में। हालांकि ये मृत कोशिकाएं थी जिसकी इन्होंने खोज की थी। अब आते हैं वापस से, और जो नवीन अध्ययन है इनसे हमें पता चला है कि एकमात्र कोशिका से, केवल एक सिंगल सेल से, एक सिंगल कोशिका से स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव बन जाता है। जैसे अमीबा एक कोशिका से बना होता है, क्लेमिडोमोनास और पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव के उदाहरण कौन कौन से? अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। तो ये उदाहरण किसके हैं? इसमें केवल एकमात्र कोशिका पाई जाती है, सिंगल सेल पाया जाता है। और ये जो सिंगल सेल होते हैं, एकमात्र कोशिका होती है, सारे काम इनमें करती है। बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं। और उदाहरण है फंजाई, पादप और जंतु। प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक ही कोशिका से विकसित हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से विकसित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की कुछ विभिन्न कोशिकाओं के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे अंडाणु कोशिका, शुक्राणु कोशिका, वसा कोशिका, अस्थि कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका, रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती, जैसे एक कोशिक अमीबा। तो ध्यान रखिएगा, अमीबा में जो है पादाभ पाए जाते हैं जिनको सीडोपोडिया बोला जाता है, और उनकी मदद से कुछ कोशिकाएं जो होती हैं उनमें वो अपना आकार हमेशा बदलती रहती हैं। सीडोपोडिया बोलते हैं, पादाभ बोलते हैं अमीबा में, और अमीबा में पाया जाता है। और अमीबा एक कोशिक होता है, तो अमीबा में जो है आकार बदलता रहता है कोशिका का। और कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। और स्थिर कोशिका का उदाहरण देखें तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका स्थिर कोशिका का उदाहरण होता है, विशिष्ट भी होता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। तो ध्यान रखिएगा, जो जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं उनका कुछ मूलभूत कार्य होता है। ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग बोलते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, यानी सेल से भी जो छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम कोशिकांग बोलते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। कोशिका किससे बनी होती है? तो कोशिका का अगर हम बात करें तो कोशिका, ध्यान रखिएगा, सेल किससे बना होता है? प्लाज्मा झिल्ली से। तो प्लाज्मा झिल्ली से बना होता है, केंद्रक का बना होता है, कोशिका द्रव्य। तो तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा, कोशिका किन किन चीज़ों का बना होता है? पहला है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा है केंद्रक न्यूक्लियस, और तीसरा कोशिका द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली को समझते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी आवरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा कुछ को बाहर आने जाने देती है, इसीलिए झिल्ली का काम करती है ये। कुछ अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली बोला गया, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला गया है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोला गया है। आगे बढ़ते हैं।
कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किस प्रक्रिया के द्वारा, तो विसरण, जिसको डिफ्यूजन बोला जाता है, विसरण या डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से या विसरण प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका की झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। और आपको ये पता है कि पदार्थों की जो गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की होती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा होती है। कभी भी जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, चाहे हवा का हो चाहे वो पदार्थों का हो। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो कि एक कोशिकीय अपशिष्ट है जिनका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाते हैं तो उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को समझिए, जैसे CO2 पदार्थ अवशिष्ट के रूप में कोशिकीय अवशिष्ट होता है, तो ये इकट्ठा होता रहता है, इसका निष्कासन आवश्यक होता है। तो जब ये ज़्यादा हो जाता है तो सांद्रता बढ़ जाती है शरीर में। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में, तो कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। तो जो शरीर में कोशिका के अंदर होती है उसमें ज़्यादा होती है, और कोशिका के बाहर, तो ध्यान रखिएगा, कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता जो है वो कम होती है। तो इस प्रकार जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा, डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकाल दी जाती है। तो समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 जो है बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान जो होता है ऑक्सीजन और CO2 गैसों का मुख्यतः वो विसरण द्वारा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ओस्मोसिस किसे बोलते हैं? तो जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होती तो उसे हम परासरण कहते हैं। फिर परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। यहाँ पे आपको 3 कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे है अल्प परासरण दाबी विलयन। अल्प परासरण दाबी विलयन किसको बोलते हैं? जब कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में, जैसे जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा में कम और जल की मात्रा अधिक हो, जिसमें तो जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो तो में रखा जाए अगर, तो जल जो है परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, कोशिका फूलने लगेगी। कोशिका के अंदर जल चला जाएगा तो कोशिका फूलने लगेगी, स्वेलिंग आ जाएगी। फिर एक कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो। तो जब ठीक बराबर होगी तो कोई शुद्ध गति नहीं हो पाएगी कोशिका जल से झिल्ली से जल में, तो ये जो है समपरासरी विलयन कहलाएगा, समपरासरी विलयन कहलाएगा। फिर तीसरा प्रकार है, और इससे जो है समपरासरी विलयन से कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा प्रकार है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र होगा तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। अब ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। और जब कोशिका से जल बाहर आ जाएगा तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोशिका में पानी की कमी हो जाएगी तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है, इसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। और ये तीनों टाइप के जो मूवमेंट्स हैं 6 से 8 वाले और 9 से 10 वाले जरूर ध्यान रखें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। एक कोशिकीय अलवणीय जल जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषक ग्रहण करने में सहायता करता है। तो विसरण के ये जो है कार्य हैं, तो ध्यान रखिएगा, विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी विसरण द्वारा होता है। इस प्रकार परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे सभी से जो है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है।
फिर है कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है और ऐसी प्रक्रिया को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा में यह प्रक्रिया होता है। तो फिर से समझ लीजिए कि कोशिका के बाह्य पर्यावरण में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करती है कोशिका झिल्ली की लचीलापन, और ऐसी प्रक्रिया को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं और अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। हमने आपको क्लास 8 में साइंस में पढ़ाया है कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, स्यूडोपोडिया की मदद से, पादप की मदद से। फिर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में समझते हैं। तो सेल वॉल पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ होता है या पौधों का संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो सेलुलोज का काम क्या होता है? पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना, महत्वपूर्ण है सभी के लिए। फिर जब किसी पादप कोशिका में पराशर द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। तो जब भी पराशर द्वारा पानी की हानि होगी तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाएंगे और इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो जीव द्रव्य कुंचन का परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही पराशर द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। तो याद रखिएगा। फिर मृत कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में, अल्प पराशरदाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। तो कोशिका भित्ति का जो है महत्व यहाँ पे समझ लीजिए। तो जो कोशिका भित्ति होती सेल वाल होती है, पौधों में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और सेल वाल जो है मनुष्यों में नहीं पाया जाता। तो पौधों में, कवक में, बैक्टीरिया में सेल वाल पाया जाता है। और ये क्या करते हैं? तो ये जो है अगर अपेक्षाकृत अगर तनु विलयन मिल गया यानी अल्प पराशरदाबी विलयन मिल गया अगर इनको, तो जो है ये बिना जो है फटे बनाए रखती हैं। और ऐसे माध्यम में कोशिका पराशर विधि द्वारा पानी लेती हैं। कोशिका फूल जाती है लेकिन कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव भी पड़ता है, लेकिन बदले में कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। इस प्रकार कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती। जंतु कोशिका नहीं सहन कर सकती इतना ज़्यादा, क्यों? अल्पराशरदाबी विलयन को नहीं सहन कर सकती ज़्यादा, क्योंकि इनमें जो सेल वॉल नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। लेकिन जो है पादप कोशिकाएं होती हैं, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसके कारण जो है ये परिवर्तनीय माध्यम को आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर है केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक में ध्यान रखिएगा, केंद्रक में क्रोमोजोम होते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होता है जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो है क्रोमोजोम कब दिखाई देते हैं? तो क्रोमोजोम जब कोशिका का विभाजन होता है तभी क्रोमोजोम दिखाई पड़ते हैं, पहला चीज़। और इनका आकार कैसा होता है? तो छड़ाकार। तो ध्यान रखिएगा, रॉड शेप होते हैं, छड़ के आकार का रॉड शेप होते हैं क्रोमोजोम। और जब कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तभी ये दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखते हैं। फिर है क्रोमोजोम में आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है जो माता पिता से डीएनए में अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोजोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोजोम किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो क्रोमोजोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। तो डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है होती है उसमें या डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ, ध्यान रखिएगा। तो जो कोशिका विभाजित नहीं होती है तो डीएनए में, तो या डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। और क्रोमेटिन पदार्थ जो है जब कोशिका विभाजित होने वाली रहती है तो जो क्रोमेटिन रहता है ये क्रोमोजोम में संगठित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्रोमेटिन ही क्रोमोजोम में संगठित हो जाता है जब कोशिका विभाजित होने वाली रहती है। फिर है कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। जैसे अमीबा का केस ले लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जीवों के बारे में समझते हैं। तो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्र काय बोलते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट बोलते हैं। तो याद रख लीजिए कि ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है हम उन्हें यूकैरियोट बोलते हैं। तो डिफिनीशन ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है।
तो जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें प्रोकैरियोट बोलेंगे। जिनकी कोशिकाओं में और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उन्हें हम यूकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्लोरोफिल किस फॉर्म में होता है, तो प्लास्टिड में होता है, तो याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। महत्वपूर्ण है ये। आगे बढ़ते हैं, कोशिका द्रव्य के बारे में समझते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में समझते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य जो है साइटोप्लाज्म एक तरल पदार्थ होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कई बार, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो आंसर है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो साइटोप्लाज्म, तो ध्यान रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। साइटोप्लाज्म और सेल मिलकर जो है, सेल और न्यूक्लियस मिलकर दोनों किसका निर्माण करते हैं, तो जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलकर जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में या जीव द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त के अंगक नहीं होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त के अंगक नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंग दोनों होते हैं। तो ये अंतर है कुछ। वायरस की बात करें तो वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं वायरस में जब तक यह किसी सजीव के शरीर में प्रवेश ना कर ले। तो जब तक इस सजीव में प्रवेश नहीं करता तब तक इसका अस्तित्व नहीं रहता। जब सजीव में प्रवेश कर जाता है तो इसका जो है बहुत अच्छे से विस्तार होता है, वहाँ पे होस्ट को पा जाता है, तो इसका जो है वहाँ पे जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। फिर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर बताया गया, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अब जैसे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं इसमें जो है क्रोमोसोम 1 पाया जाता है और क्रोमोसोम 1 से अधिक होता है इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में। तो ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्राय छोटा होता है और यूकैरियोटिक कोशिका का प्राय आकार जो है बड़ा होता है। केंद्रकीय क्षेत्र की बात करें तो केंद्रकीय क्षेत्र यानी न्यूक्लियर रीजन, तो न्यूक्लियर रीजन जो है काफ़ी जो है अव्यवस्थित होता है, डिफाइन नहीं होता है, पुअरली डिफाइन होता है इसमें। और इसमें जो है तो ध्यान रखिएगा केंद्रकीय क्षेत्र इसमें अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है और इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र जो अस्पष्ट होता है और इसे हम जो क्या बोलते हैं, केंद्रकाय बोलते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियाइड किस में पाया जाता है, केंद्रकाय किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट होता है जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित होते हैं, इसमें यह अंतर है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कोशिका अंगक के बारे में समझते हैं। कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनल्स, यहाँ से आपसे परीक्षा में कई प्रश्न पूछे गए हैं, देखते हैं उनको। तो पहला चीज़ है कोशिका अंगक के बीच में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो अंतर्द्रव्यी जालिका, तो अंतर्द्रव्यी जालिका जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, गोल्गी उपकरण, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इन सबसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो कोशिका अंगक कौन कौन से हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्गी उपकरण, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब आते हैं समझते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका को। अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। अंतर्द्रव्यी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है और यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से, तो अंतर्द्रव्यी जालिका 2 प्रकार की होती है। पहला खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा चिकनी इस अंतर्द्रव्यी जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें राइबोसोम लगे होते हैं। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, खुरदरा अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है। इसमें राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम पे ही प्रोटीन संश्लेषित होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कई बार, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम पे होता है। आगे बढ़ते हैं,
और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ईआर के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका की बात करें तो ये वसा अथवा लिपिड के अणुओं के बनाने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवत जनन कहते हैं। तो झिल्ली जीवत जनन, ध्यान रखिएगा कि कुछ प्रोटीन तथा वसा जो है कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं और इसे झिल्ली जीवत जनन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं गोल्जी उपकरण के। ये पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। आइए एक एक के बारे में समझते हैं। यहाँ पे केंद्रक के बारे में दिया गया है, न्यूक्लियस के बारे में, और न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं एक एक करके सबको। ईआर का एक कार्य क्या होता है, तो ईआर का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के केंद्रकों के मध्य पदार्थों का मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती हैं। ईआर कोशिका की कुछ जैविक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती हैं। एक वर्ग के जंतु होते हैं जिन्हें हम कशेरुकी कहते हैं। तो कशेरुकी में जो है यकृत की कोशिकाओं में एसईआर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कशेरुकी जीवों में यकृत की कोशिकाओं में एसईआर जो है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष और दवा को निराविषीकरण करने में यानी जो है उसको दुरुस्त करने में, सही करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हम डिटॉक्स वर्ड यूज़ करते हैं, तो डिटॉक्स करने में जो है विष और दवा को डिटॉक्स करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं, गोल्जी उपकरण के बारे में समझते हैं। तो गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने। तो कैमिलो गोल्जी ने इनकी खोज की थी और ये एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजे होते हैं। जैसे यहाँ चित्र में दिया गया है गोल्जी उपकरण, तो देख पा रहे हैं समांतर हैं एक दूसरे के। फिर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि संश्लेषित पदार्थ जो है कहाँ पैक किए जाते हैं, तो गोल्जी उपकरण में। कई बार परीक्षा में पूछा गया है और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। फिर पुटिका के पदार्थों का संचयन, अन्य कार्य क्या होते हैं गोल्जी उपकरण के, पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में समान शक्कर से जटिल शक्कर भी बनाते हैं। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइजोसोम को भी बनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा गया कई बार परीक्षा में। इन निम्नलिखित में से कौन लाइजोसोम का निर्माण करता है, तो गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइजोसोम को भी बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और जो है गोल्जी उपकरण का मुख्य काम क्या होता है, संश्लेषित पदार्थ जो ईआर में बने हैं उनका पैकिंग करना, पैक करके उनको भेजना। फिर लाइजोसोम की बात करें तो लाइजोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिससे पाचक एंजाइम होते हैं और आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइम्स को बनाते हैं। लाइजोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र। तो ध्यान रखिएगा, लाइजोसोम कोशिका का अपशिष्ट जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको जो है निपटाने वाला पदार्थ होता है, तंत्र होता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक जो है लाइसोसोम में आकर समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म, सेल मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली बोला गया है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको बोला गया है, लाइसोसोम को, कोशिका को। लाइसोसोम को बोला गया है कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कैमिलो गोल्जी ने क्या क्या किया था तो देख लेते हैं। तो इन्होंने जो है अकेली तंत्रिका और कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की थी जिसे ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है और इसमें इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था। कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था ये चीज़। फिर 1906 में इनको जो है तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए किसको नोबेल मिला था, तो जो है रोमेनी काजल के साथ में कैमिलो गोल्जी को। आगे बढ़ते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाते हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रिया को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, एटीपी क्या होता है? कोशिका की ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात क्या है? इसमें उसका खुद का डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो आपसे प्रश्न पूछे निम्नलिखित में से किसका डीएनए खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, या खुद डीएनए और राइबोसोम का निर्माण करते हैं? तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं भी बनाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं इनके, और माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। और अभी हमने पीछे देखा था जो गोल्जी एपरेटस होते हैं, तो गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं? तो गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम भी बनाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हमने पीछे भी चर्चा किया था। अब आते हैं प्लास्टिड पे। प्लास्टिड के बारे में समझते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में। दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी कलर वाले रंगीन प्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत होते हैं या रंगहीन होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, पता है आपको। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट में प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम होता है, वैसे ही प्लास्टिड में भी डीएनए और राइबोसोम होता है। महत्वपूर्ण है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, रसधानियाँ के बारे में समझते हैं। रसधानियाँ या वैक्यूल्स, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। तो रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। कुछ पदार्थों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। प्रत्येक कोशिका की अपनी संरचना होती है जिसके द्वारा वे श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन वगैरह अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। और यहाँ पे बात करें, अगर ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, एक कोशिक जीव जैसे अमीबा होता है तो उसकी खाद्य रसदानी में उसके उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। तो वहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि अमीबा में जो है, अमीबा में खाने का या डाइजेशन का पूछा था। तो अमीबा में सारे काम किसके द्वारा होते हैं? तो खाद्य रसदानी। तो खाद्य रसदानी तो जो फूड वैक्यूल, आंसर वहाँ पे था फूड वैक्यूल, खाद्य रसदानी। 6 से 8 में साइंस में पूछा गया था। तो अमीबा की खाद्य रसदानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कोशिका विभाजन को समझते हैं। दो प्रकार के कोशिका विभाजन यहाँ पे आपको जानने हैं। पहला है सूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के हैं। पहला सूत्री विभाजन जिसको माइटोसिस बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन है जिसको मियोसिस बोलते हैं। फिर एक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे हम सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जो मात्र कोशिका होती है दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों तथा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। या एक अलग प्रकार का विभाजन जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं। अर्धसूत्रण में दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इसमें 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती है। तो ध्यान रखिएगा, जो है 4 नई कोशिकाएं इस केस में बनेंगी। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। यहाँ पे बराबर था, समसूत्री विभाजन में बराबर था, गुणसूत्र जो है गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे आधी हो जाएंगी। तो ये 2 प्रकार के विभाजन है, एक है अर्धसूत्री, एक है समसूत्री। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, और ये पॉइंट आप जो है पढ़ लीजिएगा। बाकी जो ज़रूरी चीज़ें थी हमने आपको बता दिया है। अब जैसे प्लाज्मा झिल्ली है, तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे आयोग पूछ लेता है, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे गोल्जी उपकरण के बारे में,
कि झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है जो कोशिका में बने पदार्थों का संचयन करता है, रूपांतरण करता है और पैकेजिंग करता है। कोई भी आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, तीनों ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट चैप्टर पे आते हैं, ऊतक। अब आते हैं, एक कोशिक जीव में सभी मौलिक कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। तो एक कोशिक जो जीव होते हैं उसमें सभी कार्य कोशिका द्वारा किए जाते हैं, उन्हें हम एक कोशिकीय ही कहते हैं। अमीबा में जैसे तो एक ही कोशिका द्वारा गति भी किया जाता है, भोजन लेने की क्रिया भी की जाती है, गैसीय विनिमय भी किया जाता है, उत्सर्जन क्रिया भी किया जाता है। तो खाने पीने से लेकर चलने फिरने तक की सारी गतिविधियाँ जो हैं एक ही जो है कोशिका द्वारा अमीबा में की जाती है। तो ध्यान रखिएगा। रक्त के बारे में ध्यान रखिए, रक्त क्या क्या काम करता है। तो ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। तो रक्त के बारे में ध्यान रखिए, बहने के अलावा ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और ऊतकों की बात कर लें तो कोशिकाओं का समूह को हम ऊतक कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और ऊतक जो है अत्यधिक दक्षता के साथ में कार्य सकने में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण कौन कौन से ऊतक के, रक्त, फोलम और पेशी ऊतक। तो रक्त, फोलम और पेशी ऊतक जो है पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाओं जो आकृति में समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में ऊतक का निर्माण करती हैं। पौधों के बारे में समझते हैं। तो पौधे जो स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, इसलिए उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पौधों में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को, ध्यान रखिएगा, पौधों के ऊतकों को प्लांट टिश्यूज़ को हम जो है वर्गीकरण करते हैं, प्लांट टिश्यूज़ को वर्गीकरण करते हैं। पहला वर्गीकरण है वृद्धि अथवा विभाज्योतक तथा अस्थायी ऊतक। दो प्रकार के ऊतकों में बांटा जाता है, पहला है वृद्धि अथवा विभाज्योतक ऊतक और दूसरा है अस्थायी ऊतक। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो दो प्रकार के टिश्यू, दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं पौधों में। पहला है वृद्धि अथवा विभाज्योतक जो है ऊतक, और दूसरा है अस्थायी ऊतक। अब पादप ऊतक में देखते हैं। तो पहला है विभाज्योतक ऊतक, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसे विभाजित ऊतकों में उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। तो ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है जो निश्चित जगहों पे ही होता है। इसीलिए जहाँ पे ये विभाजित ऊतक होते हैं, विभाज्योतक होते हैं, तो वहाँ पे पाया जाता है। ऐसे ऊतकों को हम विभाज्योतक कहते हैं। दोनों को मिला दिया गया आपस में, विभाज्य और ऊतक को यहाँ पे मिला दिया गया, उसी से एक नया शब्द बना दिया गया, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। ये विभाज्योतक किस भाग में स्थित होते हैं? तो विभाज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम और अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को। पहला है शीर्षस्थ को बोलते हैं एपिकल टिश्यू। दूसरा है कैम्बियम पार्शियल टिश्यू, जिसको हम लेटरल टिश्यू बोलते हैं। और तीसरा अंतरिष्ठ भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो अंतर्विष्ट भाग यानी इंटरकैलरी। विभाज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्योतक की तरह होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती हैं, परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। ये एक दूसरों ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित होती हैं। तो शीर्ष जो सबसे ऊपर होता है तो शीर्षस्थ होता है, बीच में जो होता है अंतर्विष्ट होता है, और नीचे जो होता है पार्श्व विभाज्योतक होता है। अभी हम आगे जो है फाइलम और जोलम के बारे में भी पढ़ेंगे, तो जो जाइलम और फोलम के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, जो महत्वपूर्ण आपके लिए। अब यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा कि प्रहरों के शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ों तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है और उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तो जो शीर्षस्थ टिश्यू होता है, शीर्षस्थ विभाज्योतक होता है, ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक या कैम्बियम के द्वारा होती है। तो अगर आपसे पूछे तने की परिधि या मूल में वृद्धि जो होती है किसके द्वारा होती है, तो पार्श्व विभाज्योतक के द्वारा होती है।
अंतर्विष्ट विभाज्योतक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। विभाज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, पतली कोशिका भित्ति होती, स्पष्ट केंद्रक होते हैं, उनके पास राजधानी नहीं होती है। अब अस्थायी ऊतक पे आते हैं। अस्थायी ऊतक, तो अस्थायी ऊतक का निर्माण ध्यान रखिएगा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो विभाज्योतक होते हैं, उन्हीं से ही बनता है। तो अस्थायी ऊतक किससे बनते हैं? विभाज्योतक से बनते हैं, पहला चीज़। और ये विशिष्ट कार्य करते हुए विभाजित होने की शक्ति, एक टाइम आता है जब ये विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं, जो विभाज्योतक होते हैं विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं और फिर ये क्या बन जाते हैं? अस्थायी ऊतक बन जाते हैं। इस प्रकार विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकरण होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का विकास करती हैं। अब इसमें सरल अस्थायी ऊतक के बारे में समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट है जो आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है, प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न है कि पहला है, एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिन्हें सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। तो आपको पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सरल अस्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? तो पैरेन्काइमा है। और यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है, जीवित कोशिकाएं होती हैं, यह प्रायः बंधन मुक्त होती हैं और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करते हैं। तो पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? भोजन का भंडारण। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछे क्लोरेन्काइमा क्या होता है? तो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे पैरेन्काइमा ऊतक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उनको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, हरित ऊतक कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जिनके कारण जल में उतराती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा बोलते हैं। तो एरेन्काइमा ध्यान रखिएगा, जलीय पौधों में होते हैं पैरेन्काइमा में, और इनको हम जो है बड़ी गुहिकाएं इसमें पाई जाती हैं कोशिकाओं के मध्य, तो इनको हम एरेन्काइमा बोलते हैं। एक लाइन में लाइन वाइज नोट कर लीजिएगा, आसान रहेगा। फिर पौधे में लचीलेपन का गुण एक अनस्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है। तो आपसे प्रश्न पूछे पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है, किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? तो आपका आंसर होगा कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा पौधों के विभिन्न भागों पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है या पौधों को यांत्रिकी सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। और इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, तो कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं जीवित, लंबी, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती तथा कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है। तो आपको एक बार हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। पैरेन्काइमा का काम क्या है? भोजन का भंडारण। जिन पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उनको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जलीय पौधों में जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं उनके मध्य हवा की बड़ी गुफाएं होती हैं और इनको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा के कारण। और इसके अलावा जो है कोलेनकाइमा के कारण ही जो है पौधों में यांत्रिकी सहायता मिलती है। और कोलेनकाइमा की उपस्थिति कहाँ होती है? तो एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में। और ये बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है पौधों के भागों में, पत्तियों में, तनों में। फिर आते हैं स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? तो यह ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है? यह ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। नारियल के जो रेशे युक्त छिलके होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बने होते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक मजबूत बनाता है। तो आपने देखा और नारियल के रेशे युक्त छिलके कितने मजबूत होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती, तो ध्यान रखिएगा स्क्लेरेन्काइमा ऊतक मृत कोशिकाएं होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इसमें ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियाँ प्राय इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर इनका कोई यांत्रिक स्थान नहीं होता है। और हम एक बार फिर से बता दें, जो 9th-10th वाले हैं वो बहुत डिटेल में इसको पढ़ लेंगे, जितना जितना अंडरलाइन किया गया एक एक लाइन। और पीआरटी वालों को जितना यहाँ पे समझाया गया है आप उसको उतना ही करना है। और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और बाकी जहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नोट करना, आपको समझने के लिए आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ तो आपको दे ही दिया जाएगा, लेकिन जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय जाएगा, उससे कम समय में आपका वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। या ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है या पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा मृत कोशिकाओं से बना हुआ स्क्लेरेन्काइमा। फिर आते हैं कोशिकाओं की जो सबसे
बाहरी परत होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। जो जल से क्षय के बचाए होते हुए महत्वपूर्ण होते हैं। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है, पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। तो एपिडर्मिस बाहरी कवरिंग होती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बना लेती है, जो जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात और परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती हैं। फिर है ये जो कोशिकाएं होती हैं, तो एपिडर्मल कोशिकाएं जो है बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के परत बनाती हैं, तो इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं रहता है। फिर है पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण आपके लिए। छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा बहुत महत्वपूर्ण है। और स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें हम रक्षी कोशिकाएं गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये हमने आपको क्लास 8 में भी पढ़ाया था। और ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। तो वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी स्टोमेटा द्वारा होती है। तो ध्यान रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलने की जो क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो किसके द्वारा होती है? स्टोमेटा के द्वारा होती है। स्टोमेटा दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरी रहती है स्टोमेटा को, जिन्हें हम रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। और कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक हैं। स्टोमेटा के बारे में ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषण सतह बढ़ जाती है, उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि करती है। मरुस्थलीय पौधों की बात करें तो बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है, और ये इसीलिए होता है ताकि जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा ह्रास ना हो मरुस्थलीय पौधों का। अब यहाँ पे जो है कॉर्क नामक कोशिकाओं की परत जो होती है, इन्हीं कॉर्क नामक कोशिकाओं की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिकाएं होती हैं और ये छालों की कोशिकाएं होती हैं। वृक्ष के जो मृत होती हैं ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा तथा पानी के लिए अभेद बनाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो छाल कोशिकाएँ होती हैं वृक्ष की, वो मृत कोशिकाएँ होती हैं, बिना अंतःकोशिकीय स्थानों की व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर, इनके दीवालों पर सुबेरिन नाम का पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा तथा पानी के लिए अभेद बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जटिल अस्थायी ऊतकों के बारे में समझते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। और जटिल अस्थायी ऊतकों के जो उदाहरण हैं, पहले तो हम समझते हैं कि जो एक ही तरह के दिखाई देते हैं ऐसे ऊतकों को साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक तरह का कार्य करते हैं। जाइलम और फोलम जो है जटिल ऊतकों के उदाहरण। तो जाइलम और फोलम से आपसे परीक्षा में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जाइलम और फोलम को संवहन ऊतक भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संवहन ऊतक भी कहते हैं, और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता होती है जो स्थलीय वातावरण में रहने के लिए उन्हें अनुकूल बनाती है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जाइलम किसका किसका बना होता है। तो जाइलम जो है ट्रैकीड, जिसको वाहिनिका बोलते हैं, वाहिका का। तो जाइलम ट्रैकीड वाहिका का, जाइलम पैरेन्काइमा का और जाइलम फाइबर का बना होता है। तो लिख लीजिए कहीं, जाइलम किसका किसका बना होता है? ट्रैकीड का, वाहिनिका का, वाहिका का, जाइलम का, जाइलम पैरेन्काइमा का और जाइलम फाइबर का। तो पहला हो गया ट्रैकीड या वाहिनिका हो गया, दूसरा हो गया वाहिका, तीसरा हो गया जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा और लास्ट हो गया जो है जाइलम फाइबर। रेशे से मिलकर बना होता है। ट्रैकीड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है और इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। तो आपसे जनरल आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों में पानी और खनिज लवण का, तो ध्यान रखिएगा मिनरल साल्ट्स का भी। तो पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन किसके द्वारा होता है? तो वैसे तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जाइलम। लेकिन अगर जाइलम में भी अगर आपसे पूछे कौन करता है, तो ट्रैकीड और वाहिकाएँ। तो ट्रैकीड और वाहिकाएँ जो हैं ये पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करने में मदद करती हैं। पैरेन्काइमा क्या करता है? तो पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है, हमने पहले स्टार्टिंग में देखा है। जाइलम फाइबर रेशा मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। तो ये कार्य भी आपको ध्यान रखना है। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयव से बनता है। चलनी कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं, नोट कर लीजिएगा इसको अलग से, चालनी नलिका, सीप ट्यूब्स, साथी कोशिकाएं, फ्लोरेम पैरेन्काइमा और फ्लोरम रेशे। फ्लोरम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं। तो ध्यान रखिएगा, फ्लोएम रेशे जो है मृत कोशिकाएं, बाकी जब फ्लोएम अन्य कोशिकाएं हैं वो जीवित कोशिकाएं हैं। और फ्लोएम क्या काम करता है? भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो फ्लोएम को आपने जो है फुट से याद रखा है, फ्लोएम को आपने फुट से भी आप याद रखा है। तो यहाँ पर आप समझ भी गए, भोजन के पौधों को विभिन्न भागों में पहुँचाता है।
अब आते हैं रक्त और पेशियों के बारे में। तो रक्त और पेशियाँ जो हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। जंतु ऊतकों के बारे में अगर हम बात करें तो एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशिकीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ये सब उदाहरण है। रक्त संयोजी ऊतक का प्रकार है, ये परीक्षा में आपसे पूछा गया है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक कहते हैं। और पेशी जो है ये पेशीय ऊतक होता है। तो पेशी क्या होता है? पेशीय ऊतक होता है। तो मसल जो है मस्कुलर टिश्यू का उदाहरण है और ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे एपिथीलियम ऊतक के बारे में बताया गया है। तो एपिथीलियम ऊतक क्या होता है? तो जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथीलियम ऊतक होते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली, ये सभी एपिथीलियम ऊतक के बने होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एपिथीलियम ऊतक से क्या क्या बना होता है, या अदरवाइज ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली, ये सभी एपिथीलियम ऊतक के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण लग रहा है उसको बता दे रहे हैं, बाकी 6 से 8 और 9 से 10 वालों को लाइन बाय लाइन यहाँ पे जो जो अंडरलाइन किया गया उसको आप एक बार अच्छी से पढ़ लीजिएगा। फिर कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ चपटी एप्थिलियम कोशिकाएँ होती हैं। तो चपटी एप्थिलियम ऊतक कोशिकाएँ होती हैं। इनकी सरल सल्की एप्थिलियम भी कहते हैं, इन्हें सरल सल्की एप्थिलियम भी कहते हैं। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एप्थिलियम से ढका होता है। तो याद रखिएगा, आहार नली और मुंह का जो अस्तर होता है वो सल्की एप्थिलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एप्थिलियम से बनी होती है। त्वचा की एप्थिलियम कोशिकाएं इन्हें कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं, और चूंकि इन कई परतों में पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एप्थिलियम को हम अस्तरित यानी लेयर वाइज अस्तरित सल्की एप्थिलियम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, त्वचा की एप्थिलियम कोशिकाएं महत्वपूर्ण हैं। तो आहार नली तथा मुंह का अस्तर ये भी सल्की एप्थिलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच त्वचा भी इन्हीं सल्की एप्थिलियम से बना होता है, तो याद रखिएगा। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी अस्तर लाइनिंग में, वहाँ लंबी एप्थिलियम कोशिकाएं मौजूद होती है या स्तंभाकार एप्थिलियम कहलाती हैं। श्वास नली में स्तंभाकार एप्थिलियम ऊतकों में पश्चमाभ सीलिया होते हैं, जो एप्थिलियमी ऊतकों की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती है, ये पश्चमाभ गति कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संयोजी ऊतकों की बात कर लें तो यहाँ पे रक्त महत्वपूर्ण है आपके लिए कनेक्टिव टिश्यू में। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं और अंतरकोशिकीय अधात्री मैट्रिक्स में धसी होती हैं। अधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। यह प्रश्न 6 से 8 में पूछा गया था, 15 मार्च में जीएस में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी पाई जाती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। तो रक्त में क्या क्या पाई जाती हैं? तो रक्त में जो है या प्लाज्मा में जो है, प्लाज्मा में ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? तो आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और हमने आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का आपको कार्य भी बताया इससे पहले। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। तो प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन भी करता है। तो हमने अभी ऊपर भी देखा था। तो ध्यान रखिएगा, रक्त गैसों का, शरीर के पचे हुए भोजन का, हार्मोन का और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसपोर्ट करता है। फिर है अस्थि कोशिकाएं। तो अस्थि कोशिकाएं के बारे में ध्यान रखिएगा। अस्थि संयोजी ऊतक का अन्य उदाहरण है। तो अस्थि भी जो है कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। अस्थि भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती हैं। अस्थि कोशिकाएं किसकी बनी होती? कैल्शियम और फास्फोरस की। पूछा गया ये, कैल्शियम और फास्फोरस, ध्यान रखिएगा। फिर है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, जिसे स्नायु अस्थि बंधन तंतु कहते हैं, से जुड़ी होती हैं। यह ऊतक बहुत लचीला और मजबूत होता है। तो आपने वैसे भी पढ़ा है कि दो अस्थियां आपस में किससे जुड़ी होती हैं? तो अस्थि बंधन तंतु से, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट भी कई बार हिंदी में दिया रहता है ऑप्शन में आपको। फिर आगे बढ़ते हैं,
संयोजी ऊतक कंडरा भी होता है जिसको टेंडन बोलते हैं। तो टेंडन किसका बनता है? तो जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। तो अस्थियों से मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है, कंडरा जोड़ता है। और अस्थियों से अस्थियों को कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है, अस्थि बंधान तंतु जोड़ते हैं। फिर उपास्थि भी जो है, उपास्थि जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। तो जितने भी प्रकार के संयोजी ऊतक है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, उपास्थि या कार्टिलेज जो है अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक में पाई जाती, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। फिर एरियोलर संयोजी ऊतक क्या होते हैं? तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिकाओं के चारों तरफ और नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करते, ऊतकों की मरम्मत में सहायता करते हैं। फिर हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है? तो वसा का संग्रह करने वाला ऊतक होता है, उसको वसामय ऊतक कहते हैं। तो वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों में पाया जाता है और वसा संग्रहित होने के कारण या उसमें कुचालक का कार्य भी करता है। तो ध्यान रखिएगा, वसामय ऊतक जो होता है जिसको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। तो एडिपोज टिश्यू या वसामय ऊतक जो है इसमें वसा का संग्रह होता है। तो आपसे कई बार परीक्षा में पूछ गया है कि किस ऊतक में वसा का संग्रह होता है, तो आपका आंसर है वसामय ऊतक या एडिपोज टिश्यू। आपको हिंदी में एडिपोज टिश्यू भी दिया जा सकता है, क्योंकि वसामय में तो वसा नाम है ही, और वसामय ऊतक जो है वसा संग्रहित होने के कारण ऊष्मीय कुचालक का भी कार्य करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, पेशीय ऊतक में आते हैं। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, पेशीय रेशा भी कहा जाता है इन्हें। और ये हमारे शरीर में पेशीय ऊतक जो है मस्कुलर टिश्यू जो गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। और पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसे संकुचन में प्रसार के कारण गति होती है। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम आसानी से आवश्यकता अनुसार मोड़ तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार की पेशियों को हम ऐच्छिक पेशी बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं इनसे, तो इनको हम ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। कंकाल पेशी भी बोला जाता है इनसे। फिर आते हैं, आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियाँ ऐच्छिक नहीं होती हैं। तो आहार नली में भोजन का प्रवाह एवं रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियाँ ऐच्छिक नहीं होती हैं। इन्हें अनैच्छिक जो है गतियाँ कहते हैं, अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। और ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वसनी में भी पाए जाते हैं। फिर है, हृदय की जो पेशियाँ होती हैं जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। तो हृदय की जो पेशियाँ होती हैं जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। ये भी अनैच्छिक पेशियों के उदाहरण हैं और इनको हम कार्डियक पेशी बोलते हैं। कार्डियक या हृदय पेशी कहा जाता है। हृदय की जो पेशी कोशिकाएं होती हैं बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं। आगे बढ़ते हैं, तंत्रिका ऊतक के बारे में देख लेते हैं, फिर आपका जो चैप्टर वो समाप्त हो जाएगा। और जो है आज की क्लास में हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना समझ में आई हो, तो जितनी आपको समझ में आई हो, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कम से कम आप उनको एक अलग से नोट कर लीजिएगा और क्लास को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। अब आते हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में। बाकी हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको बता देंगे, तो वहाँ से आपके पास एक नोट्स भी हो जाएगा और 1 मिनट का शॉर्ट्स, आप उसको नोट करने की भी जरूरत नहीं होती, कभी भी ओपन करके देख सकते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएँ बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएँ सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। तो तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। न्यूरॉन में जो कोशिकाएं होती हैं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। तो न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं, तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे तंत्रिका रेशी संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। ये केंद्रक हो गया, ये जो आपको जड़ें दिख रही हैं इनको हम डेंड्राइट बोलते हैं। फिर बीच में जो है तंत्रिकाक्ष हैं जिनको हम एक्सॉन बोलते हैं। इसके बाद इसके अलावा जो है अब यहाँ पे एक है, तो यहाँ से जो है एक और स्टार्ट हो जाता है, एक और जो है यहाँ से तंत्रिका स्टार्ट हो जाती है और इनको बोलते हैं, जो ये बीच का गैप होता है इसी को साइनेप्स बोलते हैं। जो आपसे पूछा गया था हेडमास्टर वाली परीक्षा में, हमने एक क्वेश्चन कराया था आपको, साइनेप्स बोला जाता है। जो बीच वाला क्षेत्र होता है जो एक तंत्रिका को दूसरे तंत्रिका से जोड़ता है, इसको हम साइनेप्स बोलते हैं, जो आपसे पूछा गया था प्रश्न। और इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि तंत्रिका में जो है, इसमें न्यूरॉन में जो है, न्यूरॉन टिश्यू में जो है नोड्स ऑफ रेनबियर पाया जाता है। 6 से 8 में साइंस में पूछा गया था, तो नोड्स ऑफ रेनबियर कहाँ पाया जाता है? तो आंसर न्यूरॉन सेल में या न्यूरॉन कोशिका में।
या न्यूरॉन ऊतक जो भी दे दे। तो नोड्स ऑफ रेनबियर कहाँ पाया जाता है, तो न्यूरॉन सेल में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नोड्स ऑफ रेनबियर पूछा गया है। तो ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। और कमेंट करके बताएं आप क्लास कैसी लगी, और हम जो है कमेंट करके आप बताएं कि क्या आप जो है कल क्लास 10th की क्लास चाहते हैं, और साथ में बताएं क्लास कैसी लगी। साथ में जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और रात में 10 बजे आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ग्रुप में, सभी ग्रुप में दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद। और शाम तक हम कोशिश करके आपको इन्वायरमेंट का एक स्पेशल चैप्टर कराएंगे PRT वालों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।